हेलो बच्चों, आज आपका वेक्टर का लेक्चर नंबर है 4। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 तक हमने क्या पढ़ लिया था कि वेक्टर्स क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर देख लिए थे हमने, और वेक्टर एडिशन के हमने ग्राफिकल और एनालिटिकल मेथड के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है ना। और ज्यादातर हमारा जो कैलकुलेशन था या जो भी हमने एग्जाम्पल लिए उन सब में हमने मेनली दो वेक्टर्स के एडिशन की बात करी थी हमने। ठीक है ना। अच्छा, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर हुए तो उनका वेक्टर एडिशन करने के लिए हमें आसानी हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, वेक्टर रिजोल्यूशन। क्या पढ़ने वाले हैं, वेक्टर रिजोल्यूशन। क्यों इस्तेमाल करते हैं हम लोग ये पूरा टेक्निक क्यों इस्तेमाल करते हैं, वेक्टर को रिजोल्व कर सकते हैं हम लोग किसी भी एक वेक्टर को कई सारे वेक्टर्स में, इसलिए करते हैं ताकि हमें उनको ऐड करने में आसानी रहे। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग बताते हैं आपको यहाँ पे कि वेक्टर को रिजोल्व कैसे किया जाता है। लास्ट क्लास हमने आपको बताया था कि कोई भी एक सिंगल वेक्टर जो है उसके बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे वेक्टर का एक सिंगल रिजल्टेंट आ सकता है। ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। और मैंने एक और पॉइंट आपको बताया था कि एक वेक्टर का जो मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट हो सकता है वो तो हो सकता है। ठीक है ना। चलिए, तो आज हम लोग वही बात करने वाले हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। इसका क्या मतलब है कि आपने जो वेक्टर को रिजोल्व किया या वेक्टर के जो आपने दो कंपोनेंट्स लिए वो आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलेंगे। ठीक है, कैसे रिजोल्व करते हैं वो हम लोग देखते हैं। देखिए, सपोज हमारे पास कोई एक वेक्टर है, ये वेक्टर, क्लियर। ये इसको हमें रिजोल्व करना है और इस तरीके से आप रिजोल्व करो ताकि जो दो कंपोनेंट्स आएंगे वो हमेशा क्या रहे, आपस में कितने का एंगल बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर ली कोई सी, इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक ठीक है, सपोज यहां से एंगल थीटा बना रहा था इस वाली लाइन से, और अभी हम समझने के लिए इसको एक्स एक्सिस बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला, और इसको हम क्या बोल देंगे फिर, वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है। अच्छा, तो कंपोनेंट निकालना हमें, तो उसका क्या मतलब है, आप एक काम करो, एक ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं हम लोग। ये देखो, एक ट्राइंगल बन गया, इसको बोल दिया हमने ओ, इसको बोल दिया हमने एम। ठीक है, और इस वाले पॉइंट का नाम दे दिया हमने पी। ठीक है, मतलब हमें निकालना क्या है, जो इसके कंपोनेंट्स होंगे, एक तो ओ एम होगा, हमें ओ एम की वैल्यू निकालनी है, और क्या निकालना, हमें एमपी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जो दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला कंपोनेंट हो गया और ये वाला कंपोनेंट हो गया, ये आपस में क्या है भाई, 90 एंगल बना रहे हैं। ठीक है ना, ये दोनों लाइन। ठीक है, तो निकालते हैं हम लोग। तो जो ओपी है, ओपी इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के बराबर है, तो ओएम निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओपीएम में क्या लगाता हूं मैं, साइन थीटा लगा देता हूं मैं, है ना, साइन थीटा या कॉस थीटा। मैं पहले कॉस थीटा लगाता हूं। देखो, अगर आप कॉस थीटा लगाते हो साइड एंगल ट्राइंगल में, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओ एम अपॉन ओपी। तो यहां से ओ एम निकल कितना आ जाएगा, ओपी कॉस थीटा, और ओपी क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ए का मैग्नीट्यूड को सिर्फ ए से रिप्रेजेंट करूंगा, तो आंसर आया ए कॉस थीटा। ये आ गया हमारे पास ओ एम, ये वाला कंपोनेंट। अब दूसरा कंपोनेंट निकालना हमें, हम क्या करेंगे, एमपी निकालने के लिए हम फिर से इसी ट्राइंगल में क्या करेंगे, साइन थीटा लगा देंगे। साइन थीटा क्या बोलता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन दिस साइड, हाइपोटेनियस। अच्छा, साइन थीटा निकालो आप, तो जाएगा एमपी अपॉन ओपी। ठीक है, तो यहां से ओपी कितना आ जाएगा, सॉरी एमपी कितना आ जाएगा, ओपी साइन थीटा, और ओपी कितना है, ए का मैग्नीट्यूड, तो ए साइन थीटा। दिस विल बी अनदर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट याद रखना आपको, जब हम लोग कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो कंपोनेंट्स अपने आप में स्केलर है ना, ये अपने आप में क्या स्केलर है। हाँ, उसको आप किसी डायरेक्शन के साथ चिपकाओगे तब जाके वो वेक्टर होगा। सही है ना। आप कभी भी, जैसे आप ओएम लिखना है, ओएम, तो हमने ओएम को क्या लिखा, ए कॉस थीटा लिखा है। ठीक है, आप ओएम को ए वेक्टर कॉस थीटा नहीं लिख सकते क्योंकि ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ए वेक्टर के साथ कुछ नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे। कॉस थीटा क्या, कुछ तो न्यूमेरिक वैल्यू देता है ना।
अगर आप किसी वेक्टर को किसी नंबर से, किसी न्यूमेरिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या चीज बदलता है? सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बदलता है, उसके डायरेक्शन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं यहां से देख के यही जज करूंगा कि एक ए वेक्टर cos थीटा का डायरेक्शन ए के डायरेक्शन में ही होगा, जबकि हमें चाहिए किधर? इधर चाहिए। और समझ में आया क्या? तो नोट करिए जल्दी से। तो ए वेक्टर का जो कंपोनेंट्स आए वो आया कौन कौन सा था? ये वाला एक तो OM आया, दूसरा कौन आया? ये MP आया। ठीक है, तो अगर मैं ए वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा वो आप देखो ध्यान से। हमने इधर एक्स एक्सिस बोला है, इधर क्या बोला हमने? वाई एक्सिस बोला है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलावा जो कंपोनेंट आया था उसका वैल्यू था a cos थीटा, तो लिख दिया हमने a cos थीटा। ठीक, वाई एक्सिस के अलावा जो कंपोनेंट आया वो ये आया, वही तो वाई एक्सिस के अलावा ये आया था a sin थीटा, हमने लिख दिया उसको a sin थीटा। ठीक है, अच्छा लेकिन इधर वेक्टर, इधर दोनों स्केलर है तो वेक्टर लाना पड़ेगा। तो ये जो स्केलर आया एक्चुअली मैग्नीट्यूड थे, है ना, और मैग्नीट्यूड के साथ अगर मैं एक यूनिट वेक्टर चिपका दूं तो मुझे वेक्टर मिल जाएगा डायरेक्शन के लिए। तो यहां भी देखो ये एक्स एक्सिस था तो मैं इधर क्या चिपका सकता हूं? आई कैप प्लस, और इधर क्या चिपका सकता हूं मैं? जे कैप। ठीक है ना, तो आप किसी वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट्स के फॉर्म में क्या कर सकते हैं? आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन आपको वेरीफाई कराना है तो आप कैसे वेरीफाई कराओगे कि ये जो वेक्टर मिला इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? भाई इसके बराबर होना चाहिए ना मैग्नीट्यूड के। तो आप कैसे निकालोगे? किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ आई क्या है? मैं भी बस जस्ट एक वेरीफाई कर रहा हूं, a cos थीटा का स्क्वायर प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो a तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, अंदर क्या बचेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू क्या होता है? 1। तुम्हारा आंसर क्या आया? ये आया कि नहीं आया? सही है ना। तो वही बात हो गई, जो कंपोनेंट्स है उनका रिजल्टेंट खुद वेक्टर के बराबर आता है, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, सपोज हमने एक वेक्टर ले लिया, यहां पे एक वेक्टर ऐसे ले लिया। किसी ने बोला अपने को कि जो हमने एक्सिस लिया था एक्स और वाई, क्या ये ऐसे हमेशा एक्स और वाई में रिजॉल्व करना है? तो अपना आंसर है नहीं। आप कोई सी भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस ले सकते हो, आपकी चॉइस है, या फिर रिक्वायरमेंट जैसा है क्वेश्चन में। जैसे आप अगर न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ोगे, एनएलएम सॉल्व करोगे तो वहां पर आपको वेक्टर का रिजोल्यूशन वापस से काम आता है। तो वहां रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी का मोशन किधर हो सकता है उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? वेक्टर को रिजोल्व करते हैं। वहां समझ में आया क्या? मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। सपोज किसी ने बोल दिया मुझे एक वेक्टर इस डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए, इसका, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको एक दूसरा एक्सिस बनाना पड़ेगा जो इस वाले की क्या हो, इस वाले से 90 एंगल बनाता हूं। ठीक, तो अगर ये एंगल अल्फा है और ये वेक्टर ए था जिसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर है ना, तो इसका ये जो कंपोनेंट आएगा, इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा? ए cos अल्फा, और इधर जो आएगा वो क्या आएगा? ए sin अल्फा। सही है ना। और कितना लेंथ आएगा ए cos अल्फा, उसके लिए क्या करोगे? आप प्रोजेक्शन डाल दोगे, या यहां से लाइन डाल ऐसे इसके पैरेलल खींच दोगे। तो ये जो लेंथ यहां से यहां आया, सपोज ये पॉइंट O था, ये N था, तो जो ON आया वो किसके बराबर हो जाएगा? ए cos अल्फा के। अगेन अगर मैं यहां से यहां ऐसे यहां से एक लाइन यहां ड्रॉप करता हूं, यहां से ड्रॉ करता हूं मैं परपेंडिकुलर इसके, तो ये जो लेंथ मिला यहां से लेके यहां तक m बोलता हूं, तो OM क्या हो जाएगा? ए sin अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूं जो एनएलएम में इस्तेमाल हुआ बहुत ज्यादा, कि एक हमारे पास स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है बेटा, और इसका मास हमने m बोल दिया। ठीक, आप इसे रिलीज करोगे, मान लो यहां से, थोड़ा सोचिए आप, अगर आपने रिलीज किया किसी इंक्लिनेशन से तो इस डायरेक्शन में भागेगा, ये है कि नहीं। तो अगर इस डायरेक्शन में भाग रहा है तो मैं क्या करूंगा कि जो भी फोर्सेस आएंगे, मेरी कोशिश रहेगी कि उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में रहे, अलोंग द प्लेन रहे। तो दूसरा किधर मैं कंपोनेंट मानना स्टार्ट कर दूंगा? इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे आएंगे वो कौन से आएंगे? मैं इसको क्या बोल दूंगा? एक्स एक्सिस, और इसको क्या बोल दूंगा मैं? जो इसके परपेंडिकुलर जा रहा है मैं इसको वाई एक्सिस बोल दूंगा। बात समझ में आया क्या? मैं एग्जांपल एक समझाता हूं मैं, जो वेट होता है बॉडी का हमेशा कहां लगता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है वेट, है ना, W। तो इसका एक कंपोनेंट किधर आएगा बेटा? एक इधर आएगा, और दूसरा किधर आएगा? इधर आएगा। ठीक है ना, दूसरा किधर आएगा? इस डायरेक्शन में, एक इधर और एक इधर। क्लियर? ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। फिलहाल हमारे लेवल पे हम इतना ही समझेंगे कि हमने एक वेट लिया, एक फोर्स लिया,
उसका दो कंपोनेंट कर लिया अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, नोट करिए। तो इस प्रॉब्लम में आपको मैं समझाऊंगा कि रिजोल्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने वेक्टर लग रहे हैं इस पे। एक ब्लॉक लिया हमने, इसका मास कुछ मान लो, अभी उस मास की कोई जरूरत है नहीं अपने को, m, और इस ब्लॉक पर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, एक ये लग रहा है, एक ये, एक ये, एक ये, टोटल 4 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ठीक है, आपसे बोला गया फाइंड नेट फोर्स, फाइंड रिजल्टेंट, फाइंड रिजल्टेंट। आपको रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस निकालना है। ठीक है, कितना आएगा ये अपने को पता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, फंडा क्या होना चाहिए। देखो अगर आप इसको बहुत बेसिक से जाओ आप, है ना, तो अगर आपको सिर्फ दो वेक्टर को ऐड करना आता है पैरेललोग्राम या ट्रायंगल लॉ से, तो आप पहले क्या करोगे, 20 और 10 वाला लोगे, इनका रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा, फिर वो रिजल्टेंट उठाया, फिर इस वाले 10 और 2 को लिया आपने, फिर उन दोनों का एक रिजल्टेंट आएगा। ठीक, फिर उस रिजल्टेंट को आप इसके साथ सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ा लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा, ये बहुत लंबा जाएगा। इन सबसे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको रिजॉल्व कर लेंगे सिर्फ दो डायरेक्शन में। हर एक वेक्टर को इस तरीके से रिजॉल्व करेंगे कि अल्टीमेटली पूरा हमारा प्रॉब्लम में सिर्फ दो ही वेक्टर दिखाई दे, और वो दोनों वेक्टर जो हमें दिखाई दे रहे हैं आपस में 90 का एंगल बनाएंगे। चलिए वो देखते कैसे। हमने एक एक उठाना चालू किया, हमने स्टेन वाले को पकड़ा पहले, है ना। स्टेन वाले का दो कंपोनेंट हमें करना है, एक x के अलोंग, एक y के अलोंग, है ना। तो मैं इसको साइड में करके बताता हूं। देखिए ये 10 न्यूटन था, ठीक है, ये एंगल था 37 डिग्री। इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना कितना आ जाएगा, 10 cos 37 डिग्री। अभी समझा हमने, जिस एक्सिस से एंगल बनाएगा उधर cos कंपोनेंट आएगा। दूसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना आएगा, 10 sin 37 डिग्री। ठीक है, अच्छा इसका वैल्यू कितना होता है, cos 37 का 4/5 होता है, तो कट करोगे तो आंसर आएगा 8 न्यूटन। ऐसे इसको सॉल्व करोगे, sin 37 होता है 3/5, तो 10 इंटू 3/5 बोले तो 6 आएगा। मतलब ये 10 हमने बनाया, इसके जो दो कंपोनेंट आए वो एक तो आया 8 x एक्सिस में, दूसरा कितना आया 6 y एक्सिस में। ठीक है क्या, मैं इसको अलग से बना देता हूं। 10 को, एक कंपोनेंट आया इधर 8 और इधर कितना आया 6। सही है, तो इसका काम तो वही हो गया। क्लियर, चलो इसको पकड़ते, 10√2 वाले को पकड़ते। तो 10√2 इधर था, ये एंगल था 45, 10√2। तो इधर जो एंगल आएगा वो, इधर जो कंपोनेंट आएगा बेटा वो कितना आएगा, cos वाला आएगा। तो 10√2 cos 45, और cos 45 होता है 1/√2, ये निपट गया, 10 आया। ऐसे देखो 10√2 का ये वाला कंपोनेंट आएगा 10√2 sin 45, तो 10√2 sin 45 कितना होता है 1/√2, अगेन कितना आया 10 आया। तो इधर भी आया 10, इधर भी आया 10, तो इस 10√2 के दो कंपोनेंट आएंगे, एक 10 इधर आया, एक 10 इधर आया, तो दो लोग तो भाई अपना हिसाब किताब हो गया। ये वाला जो 1 न्यूटन दिख रहा अपने को, ये ऑलरेडी -x में है, तो उसको रिजॉल्व करने की जरूरत अपने को नहीं है। और 20 वाला भी -y में है, तो उसको भी रिजॉल्व मत करो। जो ऑलरेडी xy या -x -y में है उनको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो नहीं है उनको रिजॉल्व कर लो x और y में। ठीक है, अब फाइनली सारे वेक्टर को मैं बना रहा हूं एक डायग्राम में, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, ये 20 वाला ऑलरेडी था, 20 हमने बना दिया। ये 1 न्यूटन वाला ऑलरेडी था, हमने 1 न्यूटन बना दिया। ठीक है, अब देखो इस वाले का एक कंपोनेंट इधर आया था, एक कंपोनेंट इधर आया था। देखो ना, एक इधर आया था, एक ऊपर आया था। इधर जो आया वो कितना आया, वो 10 आया, और ऊपर भी कितना आया 10 न्यूटन आया। सही है, अब इसको पकड़ते हैं। इसका इस वाले का पॉजिटिव एक्स में 8 न्यूटन आया, तो मैंने 8 बना दिया इधर, और इधर कितना आया था 6, तो हमने ऊपर बना दिया 6। ठीक है, क्लियर, इधर आया 8, इधर आया 10, इधर आया 6, इधर आया 10, 1 और इधर आया 20। अब क्या करना है, नेट एक्स में चेक कर लो, नेट वाई में चेक कर लो। नेट एक्स में अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव एक्स में जो वेक्टर आया वो 8 है, नेगेटिव एक्सिस में आया वो 11 है, टोटल 1 + 10 11। तो इन दोनों का रिजल्टेंट एक्स वाला वो कितना दे देगा अपने को, 3 न्यूटन दे देगा, और किधर जाएगा डायरेक्शन -x में। ऐसे देखो 10 + 6 16 ऊपर लग रहा है, 20 लग रहा है नीचे, तो 20 ज्यादा हो गया, तो 20 का डायरेक्शन फॉलो करेगा, और 20 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 4 न्यूटन। अब आप देख पा रहे हो कि पूरा प्रॉब्लम जो है इतने में आके सिमट गया, दो वेक्टर वाला प्रॉब्लम हो गया। और वो भी कौन सा केस है, जब थीटा कितना हो जाएगा उन दोनों वेक्टर के बीच में
90। तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना आसान है? बिल्कुल है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि दो वेक्टर अगर 90 एंगल पे काम करते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा? 5 न्यूटन लगेगा। इन सभी का जो रिजल्टेंट आया उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 न्यूटन है। और एंगल कितना बनेगा? मान लो अगर वो 3 वाले से अल्फा एंगल बनाता है रिजल्टेंट, तो tan अल्फा क्या होता है? जिससे एंगल बनाता है दूसरा वाला पकड़ते हैं, मतलब 4/3। तो tan अल्फा क्या आ जाएगा? tan अल्फा 4/3। और इस केस में अल्फा कितना होता है? 53 डिग्री। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ? इन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया 5 न्यूटन, जो किस डायरेक्शन लग रहा है? एक्स एक्सिस से इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ। कितने एंगल पे? 53 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। समझ में आया क्या? नोट कर लीजिए। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं लामीज थ्योरम। ये बहुत ही काम का थ्योरम है। कब लगता है? जब किसी बॉडी पे या किसी पॉइंट पर 3 फोर्सेस या 3 वेक्टर्स काम कर रहे हो इस तरीके से कि तीनों का रिजल्टेंट कितना आ जाए? 0 आ जाए। मतलब हमारे पास 3 वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, सच दैट वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज 3 वेक्टर्स इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तब ये लगेगा। तो ये कंडीशन है ना? कंडीशन फॉर अप्लाइंग लामीज थ्योरम कि 3 वेक्टर का रिजल्टेंट कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तब क्या होगा देखना ध्यान से। सपोज ये हमारे पास ए वेक्टर था, ये हमारे पास बी वेक्टर था और ये हमारे पास सी वेक्टर। ये तो एक पॉइंट पे आ गए सपोज, है ना? तो ये एंगल हमने बोल दिया अल्फा, ठीक है? ये हमने बोल दिया एंगल बीटा और ये हमने बोल दिया गामा। तो लामीज थ्योरम क्या कहता है? ए अपॉन मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं मैं, है ना? ए मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए अपॉन उसके सामने वाला एंगल का साइन, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन बी के सामने वाला एंगल बीटा, उसका साइन, साइन बीटा इज इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का, अपॉन ऑपोजिट एंगल जो इसके सामने वाला है उसका साइन। ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये बोलना चाह रहा कौन? लामीज थ्योरम, है ना? अब इसका इस्तेमाल कहां पर होता है? बहुत जगह पर होता है जब हम लोग फोर्सेस की बात करते हैं। सपोज आपसे बोल दिया उसने कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, क्या है? कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में, उस पर 3 फोर्सेस काम कर रहे हैं, है ना? F1, F2 एंड F3 ये काम कर रहे हैं, आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी such that body is in equilibrium, है ना? अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये 3 फोर्सेस क्या कर रहे हैं? लामीज थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ना भाई। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? नेट फोर्स 0 हो जाना। किसी बॉडी पर अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है, तो उस पर नेट फोर्स क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि तीनों का रिजल्टेंट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, है कि नहीं? ये अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या कर सकता हूं? लामीज थ्योरम लगा के मैं, अगर हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है, कोई एंगल दे रखा है, तो बाकी सबको क्या कर सकता हूं? कैलकुलेट कर सकता हूं, राइट? नोट कर लीजिए। प्रॉब्लम में 3 फोर्सेस लग रहा है किसी पॉइंट पी पर। आपसे बोला है कि एक पॉइंट पी इज इन इक्विलिब्रियम, पॉइंट पी इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ, जो है एफ फोर्स लग रहा है, इसका आपने वो मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है? तो हम इस क्वेश्चन को बिना लामीज थ्योरम के भी कर सकते हैं और लामीज थ्योरम से भी कर सकते हैं। हमें क्या करना है? अगर कोई पार्टिकल कोई पॉइंट इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स क्या करना है? 0 करना है। फोर्स है तो एक वेक्टर क्वांटिटी, 3 फोर्सेस काम कर रहे हैं, तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या दिखाना? अपने को 0 दिखाना है, ठीक है? तो पहले लामीज थ्योरम से करता हूं, फिर बाद में आपको एक नॉर्मल जो मेथड हम लोग करते हैं रिजोल्यूशन वाला, वो करके बता दूंगा मैं, ठीक है? लामीज थ्योरम अप्लाई करते हैं। इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए अगर इक्विलिब्रियम में है ना। फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स क्या आना चाहिए भाई? 0 आना चाहिए, ठीक है? और सिस्टम में लग रहा है 3 फोर्सेस, तो क्या करोगे? मेरी बात ध्यान सुनो। ये अब हमें एंगल असाइन करते हैं हम लोग, है ना? इधर था 10, तो 10 के सामने वाला एंगल ये पूरा हमें चाहिए, ठीक? तो अगर ये 60 था और ये 90 है यहां से यहां तक, तो टोटल कितना एंगल हो जाएगा? ये वाला 150 हो जाएगा।
ऐसे इधर देखो, इस 10 के सामने वाला ये पूरा एंगल चाहिए अपने को, सही है। ये एंगल 60, ये 90, टोटल कितना हो जाएगा 150। अच्छा ये देखो, ये 60 है तो ये जाएगा 30, क्योंकि 90 था ये पूरा। ऐसे ये वाला 60 है तो ये भी कितना जाएगा 30, मतलब ये पूरा एंगल कितना हो गया 60 हो गया। तो ये 60 हो गया, ये पूरा हो गया 150, और ये भी पूरा वो क्या हो गया 150। ठीक है, ये एंगल देख लिया हमने। अब क्या करना अपने को, मैग्नीट्यूड पकड़ना वेक्टर का, उसके सामने वाला एंगल के साथ साइन चिपका देना है। देखना ध्यान से, मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूं। 10 अपॉन साइन 150 डिग्री, इसके सामने वाला एंगल 150 इज इक्वल टू, इसको पकड़ो, f अपॉन इसके सामने कितना एंगल है 60, तो साइन 60 इज इक्वल टू, इसको पकड़ो 10 अपॉन इसके सामने एंगल कितना है 150, साइन 150। ठीक है, हमें f चाहिए तो मैं इन दोनों को यूज कर लेता हूं। ठीक है, तो f कितना आ जाएगा 10 इंटू साइन 60 अपॉन साइन 150। साइन 60 कितना होता है भाई √3/2, √3/2। और साइन 150 कितना होता है साइन 180 माइनस 30 है। साइन 150 कितना हो जाएगा, साइन 150 क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 180 माइनस 30 क्या हो जाएगा, साइन 30, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 180 के एनवॉल्वमेंट आता है तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, और साइन 30 होता है 1/2। तो आंसर कितना है 10 √3/2, इधर आएगा 1/2, ये 2 से 2 निपट गए, आंसर कितना आया 10 √3 न्यूटन। मतलब इस f का जो मैग्नीट्यूड आया कितना आया 10 √3 न्यूटन आ गया। सही है क्या। अच्छा, इसका दूसरा मेथड भी है हमारे पास, दूसरा मेथड भी है। ये आप क्या करो, पूरे को रिजॉल्व कर लो, आप सबको रिजॉल्व कर लो। अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है ना, तो ये नोट बना के आप लिख लेना, नोट इफ नेट या कोई वेक्टर, इफ नेट वेक्टर इज 0, इफ नेट वेक्टर इज 0, वो वेक्टर फोर्स भी हो सकता है, वो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, वो वेलोसिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी वेक्टर की आप बात करते हो, अगर नेट वेक्टर अगर 0 है बेटा, तो उसका हर एक डायरेक्शन में नेट 0 आना चाहिए। मतलब अगर वेक्टर को v से रिप्रेजेंट करते हो तो उस वेक्टर का x में रिजल्टेंट 0 आना चाहिए, उस वेक्टर का y में रिजल्टेंट 0 आना चाहिए, उस वेक्टर का z में रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, ये तीनों ही फुलफिल होगा तो ही आप क्या बोल सकते हो कि वेक्टर का नेट रिजल्टेंट क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है ना, तो इस चीज को मैं यहाँ इस्तेमाल करता हूँ, देखना ध्यान से। अगर ये पूरा चीज ये इक्विलिब्रियम में है 0 आ रहा है, तो जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर लगना पड़ेगा y में। ठीक है, नीचे लग रहा था F और ऊपर इन दोनों कंपोनेंट्स आएंगे, है ना। 10 का कंपोनेंट इधर आएगा, इधर जो आएगा वो कितना आएगा 10 sin 60। क्यों, क्योंकि इधर तो cos वाला कंपोनेंट इधर आ जाएगा ना, क्योंकि थीटा तो इधर बना रहा है, तो इधर आएगा 10 cos 60, इधर आएगा 10 sin 60। तो 10 sin 60 इसका एक कंपोनेंट आया, ऐसे एक कंपोनेंट इसका आएगा 10 sin 60। सही है ना, तो दोनों कंपोनेंट्स ऊपर आ रहे, वो दोनों कंपोनेंट जो आए प्लस y में, वो नेगेटिव y को बैलेंस करेगा, तभी तो y में 0 आएगा, तभी तो y में 0 आएगा। ठीक है, तो दोनों मिला के कितना हो जाएंगे 2 इंटू 10 sin 60। सही है ना, देखो ध्यान से, 2 sin 60 कितना होता है √3/2, ये 2 से 2 गया तो कितना बच गया हमारे पास 10 √3। तो ये 0 करने के लिए f का वैल्यू किसके बराबर होना पड़ेगा 10 √3 के बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, नोट करिए। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहला जो आपका सब टॉपिक है वो है वेक्टर का किसी स्केलर के साथ प्रोडक्ट, और बाकी के दो और आएंगे जिनका नाम है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, हम उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं हम लोग। अगर कोई वेक्टर है ए वेक्टर सपोज है, ठीक, इस ए वेक्टर को अगर आपने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया और वो स्केलर अगर पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव है, सपोज हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो बोला कि नया वेक्टर आ गया बी। ठीक, अगर ये जो लैम्डा है पॉजिटिव है, सपोज क्या है, इसका मतलब क्या है पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है क्या, अगर लैम्डा क्या है पॉजिटिव है तो जो बी वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन ए के अलोंग होगा। ठीक है ना,
लेकिन मतलब आप क्या बोलोगे, डायरेक्शन विल नॉट चेंज, डायरेक्शन विल नॉट चेंज। अच्छा मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा? अगर इस लैम्डा का वैल्यू 1 नहीं है, सपोज ये 1 के बराबर नहीं है, लैम्डा 1 के अलावा कुछ भी रख दो आप, लैम्डा अगर 1 से ज्यादा हुआ, लैम्डा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। सपोज कि हमने लिया 2 टाइम्स ए वेक्टर, तो आप क्या बोलोगे, जो बी का मैग्नीट्यूड मिलेगा हमें वो ए के मैग्नीट्यूड से 2 टाइम्स होगा। सही है, डायरेक्शन सेम रहेगा लेकिन क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड उसका डबल हो जाएगा बी वाले का ए वाले से। सही है ना? अगर मैंने मान लो ऐसे लिख दिया 1/2 टाइम्स ए वेक्टर, मान लो सी वेक्टर है, तो आप क्या बोलोगे कि सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए से क्या हो गया, कम हो जाएगा, हाफ हो गया। तो ये केस कौन सा हो गया, ये वाला केस किसके लिए हो गया, जब लैम्डा क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है, तो ये सारा केस जो मैंने पढ़ा वो किसके लिए पढ़ा हमने, लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने केस लिया 2, अगर लैम्डा का वैल्यू 1 से ज्यादा है तब तो मैग्नीट्यूड जो नया मिलेगा वेक्टर उसका बढ़ जाएगा पुराने वाले से, अगर लैम्डा का वैल्यू 1 से कम है तो जो मैग्नीट्यूड होगा नए वाले वेक्टर का वो क्या हो जाएगा, पहले वाले से कम हो जाएगा। सही है ना? चलिए दूसरा केस क्या दे सकते हो आप, अगर लैम्डा नेगेटिव आ गया, अगर लैम्डा नेगेटिव आ गया तो डेफिनेटली डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और वो डायरेक्शन उसके ऑपोजिट हो जाएगा। सपोज हमने लिया ए वेक्टर और मैं लैम्डा की वैल्यू यहां से, यहां पे लैम्डा की वैल्यू पुट करता हूं -2, मान लो नया वेक्टर मिला बी, है ना? तो ये जो बी वेक्टर आएगा, ये बी वेक्टर जो आएगा उसका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, तो क्या लिखोगे आप, डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट, डायरेक्शन तो ऑपोजिट हो जाएगा अगर लैम्डा नेगेटिव है तो तुरंत, चाहे वो लैम्डा का वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज 1 से बड़ा हो चाहे मैग्नीट्यूड वाइज 1 से छोटा हो, अगर लैम्डा नेगेटिव हुआ तो मैग्नीट्यूड जो डायरेक्शन होगा वो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। सही है, अगर मान लो ए वेक्टर हमने इधर लिया तो बी वेक्टर इधर आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड ए वाले से डबल है और उसका डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, अच्छा अगर मैं ऐसे ले लिया कोई वेक्टर सी जो ए वेक्टर से क्या था, -1/2 टाइम्स था, तो आप क्या बोलोगे, अगेन क्लियर है हमें कि जो ए का मैग्नीट्यूड है उसका अगर मैं आधा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सी का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या है, दोनों का जस्ट ऑपोजिट है। मान लो मैंने एक वेक्टर ऐसे बनाया, ए वेक्टर ऐसे, तो इसका आधा जो मैग्नीट्यूड आएगा वो डायरेक्शन उल्टा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सी वेक्टर। बात समझ में आए क्या? किसी वेक्टर का स्केलर साथ प्रोडक्ट करते हो आप तो नया वेक्टर ही मिलता है अपने को, उस वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है कि लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव लिया या नेगेटिव लिया, या उसका वैल्यू आपने ग्रेटर देन 1 लिया या लेस देन 1 लिया। हमने सारे केस कवर कर लिए। क्लियर है क्या? नोट करिए। तो अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम लोग तो जो नई क्वांटिटी मिलेगी वो कैसा मिलेगा, स्केलर नेचर का मिलेगा, है ना। अच्छा अगर हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी, है ना, तो उनका डॉट प्रोडक्ट लिखते कैसे, इनके बीच में क्या लगा देने का है, डॉट, ए डॉट बी, ऐसे पढ़ते हैं ना, इज इक्वल टू, इनका जो वैल्यू होता है वो कैसे मिलेगा हमें, ए बी कॉस थीटा। ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, है ना। ए क्या है भाई, साइड में लिख देता हूं मैंने पहले ही बता रखा है, अगर मैं सिंपली ए लिखूं तो समझ जाना कि मैग्नीट्यूड है वो ए का, और बी लिख दिया मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या निकल के आता है, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। ये पूरी चीज स्केलर है, ये भी देखो मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी कुछ स्केलर ही आएगा, cos थीटा का वैल्यू 1, 1/2 ऐसे आता रहता है, नंबर ही मिलेगा, मतलब पूरी चीज क्या है, मैग्नीट्यूड है। और ये पूरी चीज स्केलर मिलने की वजह से इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया बेटा, स्केलर प्रोडक्ट पड़ गया, ठीक है क्या। अच्छा इसमें कुछ चीजें हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट, है ना, कि अगर ऐसा कुछ केस आए कि इफ थीटा इज 90 डिग्री, क्या ले लिया हमने, थीटा 90, मतलब जो दो वेक्टर आपने लिए ए और बी, अगर उनके बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, ए डॉट बी कितना आएगा, देखो ध्यान से, आप क्या लिखोगे उसे, ए बी कॉस थीटा,
और थीटा तो कितना है भाई हमारे पास 90, cos 90 कितना होता है 0, तो ये पूरी चीज क्या हो गई 0, तो 0 इंटू समथिंग नॉन जीरो विल बी इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आए, है ना, दो नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आए, तो आपको ये समझ जाना है कि वो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है 90 एंगल बना रहे हैं, आपस में परपेंडिकुलर है, या ऐसे वेक्टर्स को हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी बोलते हैं। बात समझ में आया क्या? तो अगर ये दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। ठीक है ना? तो मैं ये चीज लिख देता हूं, इफ टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल या फिर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then their dot product will be 0। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपने को याद होना चाहिए, इसका एप्लीकेशन बहुत सारा मिलेगा आपको आगे। ठीक है, नोट करिए। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। ठीक है, हमारे पास सपोज दो वेक्टर दे रखे हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, इनके बीच का एंगल सपोज थीटा है। ठीक है, आपसे बोला गया है कि बी का कंपोनेंट ए के अलोंग बताइए, बी का कंपोनेंट ए के अलोंग बताइए। ठीक है, तो एक चीज देखिए आप, अगर मान लीजिए कि ए नहीं होता, हमें इसको इधर ये थीटा एंगल ए एक्सिस बना दिया हमने, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस बना दिया। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था किसी वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं। तो ये जो कंपोनेंट आएगा वो कॉस वाला आता था, बी कॉस थीटा, और ये कौन सा आएगा, ये वाला जो आया, ये पूरी लेंथ बी साइन थीटा आया। ये हमने पढ़ लिया था अभी, है ना? तो वही सेम चीज यहां पर कोई जो बी का जो कंपोनेंट निकालना है ए के अलोंग, उसका आंसर तो है बी कॉस थीटा। क्या आंसर उसका? बी कॉस थीटा। क्या लिखोगे? कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए, उसका आंसर तो क्या भाई बी कॉस थीटा। अगेन ये वेक्टर नहीं लिखना, मैग्नीट्यूड लिखना बी का। ठीक है, अच्छा अब यहां पे डॉट प्रोडक्ट का कुछ इस्तेमाल करने वाला हूं मैं। वो क्या, देखिए ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। सही है ना? तो यहां से अगर मैं बी कॉस थीटा निकालना चाहूं तो बी कॉस थीटा कितना आ जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए आ जाएगा। बी कॉस थीटा कितना आ जाएगा भाई, ये तो ऐसे रहेगा, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में था, इधर जाके डिवीजन में चला जाएगा वो। तो ये बी कॉस थीटा हमारे पास आया, इस वैल्यू उठा के इधर लाके यहाँ पे रख दो। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ए डॉट बी वेक्टर अपॉन ए। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखो तो ये चीज जानी पहचानी सी लग रही कुछ। ये क्या है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ये होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है? यूनिट वेक्टर। तो पूरा जो हमारे पास आंसर आया वो आ जाएगा ए कैप, यूनिट वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट बी। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। बी का कंपोनेंट निकाल रहे थे, किसके अलोंग, ए के अलोंग। तो डायरेक्शन किसका आएगा, ए का आएगा, इसलिए ए के डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर हमने क्या कर लिया, इस्तेमाल कर लिया ए की डायरेक्शन। बात समझ में आया क्या? तो याद करने का तरीका है, कंपोनेंट ऑफ बी, तो बी वेक्टर है, किसके अलोंग, ए के अलोंग। तो ए का क्या इस्तेमाल कर लिया हमने, यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमने बताया था आपको कि यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल हम लोग डायरेक्शन बताने के लिए भी करते हैं। बात समझ में आया क्या? नोट करिए। तो अभी हम लोग जो प्री डिफाइंड यूनिट वेक्टर्स है, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट पढ़ने वाले हम लोग, है ना। जैसे आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप, है ना। तो उसका क्या होता है, ये दोनों यूनिट वेक्टर्स है और दोनों क्या है, आई मतलब क्या होता है, अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। तो ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, ये भी कहां लग रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है। दोनों पैरेलल वेक्टर्स है ना, सेम डायरेक्शन में लग रहा है दोनों। तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। तो अब आई डॉट आई क्या लिखोगे, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू एंगल बिटवीन द वेक्टर्स cos 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 1 1 1, आंसर 1। सिमिलरली अगर मैं जे डॉट जे निकालूं तो उसका भी आंसर कितना आएगा, 1। के डॉट के निकालूं तो उसका भी आंसर कितना आएगा, 1।
तो ये अपने को याद रखना है कि सेम टाइप के यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, 1। अच्छा मैं डिफरेंट वालों को देखता हूं कि हमारे पास सपोज i डॉट जे आ गया, इनको हमें सॉल्व करना था, है ना? तो i तो लगता है, i कैप जो लगता है वो एक्स एक्सिस में लगता है, इधर आ गया i कैप, और y एक्सिस में कौन लगता है, j कैप। इनके बीच में एंगल कितना है, 90। थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 90। देखते हैं, पहले वाले का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा कितना है, 90। cos 90 0 होता है तो पूरी चीज क्या हो गई, 0। मतलब डिफरेंट वालों का डॉट प्रोडक्ट लिया आपने तो क्या हो गया, वो 0 हो गया। तो अगर मैं j डॉट k करूं तो भी कितना हो जाएगा, 0। और i डॉट k करूं या k डॉट i करूं, उसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है क्या?